नमस्कार, मैं सरोजनी पांडे अपने चैनल सरस्वती गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे और मेहनत से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि हम शब्द पढ़ रहे हैं, शब्द के अंतर्गत सामान्य हिंदी के अंतर्गत शब्द रचना पढ़ रहे हैं। शब्द रचना के अंतर्गत मैं पढ़ा रही हूँ उपसर्ग। उपसर्ग में मैंने 2 वीडियो पहले डाल दिया है। एक वीडियो में मैंने उसकी परिभाषा बताया है और उसके प्रकार बताए हैं और कुछ उदाहरण दिए हैं। दूसरे वीडियो में मैंने प्रकार में, जैसे कि मैंने बताया है कि उपसर्ग के 3 प्रकार होते हैं, 3 भेद हैं, 3 प्रकार हैं। पहला है तत्सम उपसर्ग जो संस्कृत के होते हैं, दूसरा है तद्भव उपसर्ग जो हिंदी का होता है, और तीसरा है विदेशी उपसर्ग या आगत उपसर्ग। विदेशी में सभी उपसर्ग आ जाते हैं, चाहे वो अंग्रेजी भाषा के हों, चाहे फारसी के हों, चाहे तुर्की के हों, चाहे कोई भी हों, सब विदेशी भाषा के उपसर्ग में आ जाते हैं। तो वो जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं संस्कृत के उपसर्ग पढ़ा रही हूँ, तत्सम उपसर्ग पढ़ा रही हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने तत्सम उपसर्ग जो है वो 11 उपसर्ग पढ़ा दिया था। तत्सम उपसर्ग टोटल 22 उपसर्ग होते हैं, तो वो उसमें से 11 मैंने पढ़ा दिया था, 11, और 11 ही रह गए हैं। वो मैं आज पढ़ाऊंगी इस वीडियो में। तो किसी भी वीडियो में मैं जो भी लाती हूँ वो इम्पोर्टेंट ही होता है। पिछले वीडियो में जो उपसर्ग का पिछला वीडियो बना हुआ है उसमें भी मैंने उन्हीं शब्दों को रखा है जो दशकों से, यानी कि 2-3 दशकों से बराबर पूछे जा रहे हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं। ऐसे शब्द मैंने उसमें रखे थे। इस वीडियो में भी मैंने उन्हीं शब्दों को रखा है, उन्हीं उदाहरणों को रखा है जो 2-3 दशक से लगातार पूछे जा रहे हैं, यानी कि वो कभी चेंज नहीं होते। मैं आपको बता दूं कि तत्सम उपसर्ग ही सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हीं में से 20-25 ऐसे शब्द हैं, ऐसे उपसर्ग युक्त शब्द हैं जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। कुछ ज़्यादा नहीं होता, कहने के लिए बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे उपसर्ग हैं, लेकिन जो मेन रूप से पूछे जाते हैं उपसर्ग युक्त शब्द वो मुश्किल से 20-25 होते हैं। ठीक है, तो जो भी मैं इस वीडियो में भी लाई हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। जो आए हुए हैं, दशकों से पूछे जाते हैं, उन्हें मैंने रखा है। और पिछले वीडियो में उपसर्ग वाले पिछले वीडियो में भी मैंने उन्हीं को रखा हुआ है जो इम्पोर्टेंट है। तो देर न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। और अगर ये जो उपसर्ग का वीडियो मैं बना रही हूँ इसे अगर देख लोगे, पढ़ लोगे, तो आपको उपसर्ग अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि इसी में आप पहचान जाओगे कि कौन सा उपसर्ग कहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि मैं ऐसे शब्द लेके आई हूँ जो आपसे पूछे जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे। ठीक है, उसको जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें आपको ये मिलेगा और उस पर आप राइट करके आओगे, वो कभी गलत नहीं होगा, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये मैंने आपकी सुविधा के अनुसार लिख रखा है। तत्सम उपसर्ग है हमारा, सामान्य हिंदी के अंतर्गत शब्द रचना हम पढ़ रहे हैं। और ये 12वां उपसर्ग है निश। निश का अर्थ होता है कि रहित या नहीं, रहित या नहीं, यानी निगेटिविटी आएगी इसमें, नकारात्मक। ठीक है ना, जैसे कि निष्काम, यानी कि जो काम वासना से रहित हो उसको निष्काम कहा जाता है। ठीक है, अब ये निष्काम यहाँ पर षटकोण वाला स है, यहाँ छोटा सा है और यहाँ बड़ा सा है। ये क्यों हुआ है ये मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता देती हूँ। उसके बाद जो है सबका नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और आप छोटा वीडियो देखना पसंद करते हो, बड़े वीडियो देखोगे नहीं, तो इसलिए मैं इसे थोड़ा सा समझा देती हूँ। एक शब्द समझाऊंगी, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। जैसे निस प्रत्यय है, तो निस प्लस यहाँ आधा स है, देख लीजिए, निस है और प्लस में हमें इसका जो मूल शब्द है वो लगाना है, प्लस काम। ठीक है, अब क्या होता है याद रखिएगा हमेशा, मैं जब संधि पढ़ाऊंगी तब वहाँ समझाऊंगी अच्छे से कि जब कै वर्ग के, टय वर्ग के और पै वर्ग के पहले स होता है छोटा वाला, तब उस छोटे वाले स का
पै वर्ग के कारण, कै वर्ग के कारण और टै वर्ग के कारण षटकोण वाले स में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ कै वर्ग का कै है, पहला वर्ण ही है, तो इसलिए यह षटकोण वाले स में बदल गया। ठीक है, निष्काम हो गया। अभी मान लिया होता निस्संदेह, निस्संदेह, तो निस्संदेह में छोटा सा ही रहेगा। अब ये निस्तेज कहाँ से आया ये देख लो, ये देखिए निस्तेज कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पर तय वर्ग है। जब छोटा स के बाद तय वर्ग आएगा, तय वर्ग आएगा, ठीक है, तब ये स ऐसा ही रहेगा, यानी छोटा स ही रहेगा, बड़ा स नहीं बनेगा। ठीक है, कौन सा स रहेगा, छोटा स रहेगा, बड़ा सा नहीं बनेगा। यदि तय वर्ग आया तो, यदि स आया तो, ठीक है, यानी अंतस्थ व्यंजन, यदि स आया तो, या फिर अंतस्थ व्यंजन आया तो, या फिर तय वर्ग आया तो स का छोटा स का छोटा स ही रहेगा। लेकिन यदि इस छोटे स के बाद यदि, एक मिनट मैं इसे बता दूं, क्योंकि अब मैं संधि तो पढ़ा नहीं रही हूं, लेकिन बताना जरूरी है। यदि ऐसे ही बता देती हूं, यदि छोटा सा पहले है आधा और यहाँ पर कै वर्ग का कोई आता है, या टै वर्ग का कोई आता है, या पै वर्ग का कोई आता है, तब इसका क्या हो जाता है, बराबर बड़ा स का आधा हो जाता है, हलंत लगा हुआ। लेकिन यदि तय वर्ग आता है स के बाद, तय वर्ग, तय से तकली, तय वर्ग अंतस्थ व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन आता है, तो तब क्या होता है, स का स ही रहता है, यानी कि आधा स ही रहता है। और एक और ट्रिक है कि यदि, अब यहाँ देखिए निश्चय लिखा हुआ, निश्चल लिखा हुआ, यह क्यों आया, यदि छोटा स के बाद यहाँ चय वर्ग आता है तो इस ये स बड़े स के स में परिवर्तित हो जाता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये कहाँ से आए हैं, कैसे बने हैं। ठीक है, तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, इतना ही में समझ लीजिए। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो 2-3 बार घुमा के देख लेना, समझ में आ जाएगा। चलिए, अब ये तो बताने के लिए मैंने जो है यहाँ पर समझा दिया है। अब देखिए, निस प्लस काम बराबर निष्काम, निस प्लस तेज बराबर निस्तेज, यहाँ छोटा सा है, यहाँ षटकोण वाला कै वर्ग की वजह से समझाया हुआ है। ये चय वर्ग है, इसकी निस प्लस चय बराबर निश्चय, निस प्लस छल बराबर निश्चल, ठीक है, निस प्लस कपट बराबर निष्कपट। आ गया समझ में। ये निस कहाँ से आया है, जहां भी आपको तीनों स का नी के बाद, छोटी नी के बाद तीनों स में से कोई भी एक आधा आता है तो तुरंत आप कौन से पे टिक करोगे, निस पे, ये है निस, इस पे टिक करोगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है निरुपसर्ग। निरुपसर्ग में यहाँ जब हम मूल शब्द में निर जोड़ते हैं तब देखिए, निर्मल, निर्दोष, निर्वाह, निरोग, निर्विघ्न, निर्जीव, ऐसे आते हैं। यानी कि रे जो है वो आधा होता है, तो जो उसके जो मूल शब्द होता है उसके ऊपर वो जाकर लग जाता है। देखिए, जैसे निर यहाँ उपसर्ग है, दोष मूल शब्द है, लेकिन जब उसको हम एक में मिला के लिखेंगे तो वो रे आधा है, तो वो जाकर के जो मूल शब्द है उसके ऊपर लग जाएगा। निर्दोष, निर्वाह, निरोग। ठीक है, यानी कि ये किसी कारण से संधि में पढ़ाऊंगी, क्यों हुआ ये, अंतस्थ व्यंजन की वजह से, रे आने की वजह से ये बड़ी की मात्रा हो गया, तो रे जो है वो पूरा हो जाता है क्योंकि उसके बाद आय है। ठीक है, और यहाँ निर्विघ्न, निर्जीव है ना, विघ्न माने बाधा, तो निर्विघ्न माने बिना बाधा के, निर्जीव माने जिसमें जान ना हो, निगेटिविटी। ठीक है, तो निस और निर उपसर्ग का अर्थ होता है किसी चीज से रहित या कोई चीज उसमें ना हो, तो है ही, सब है निष्काम, निस्तेज, ऐसे। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछे जाते हैं परीक्षा में, कुछ और नहीं पूछा जाता। दूसरा है सिर्फ नी, सिर्फ नी, नए पे छोटी की मात्रा और कुछ नहीं।
ठीक है, इसका अर्थ होता है नीचे या निषेध। कोई चीज क्या होता है, नीचे होता है या उसका निगेटिविटी होता है। जैसे देखिए निरूपण, निरूपण एक रूपण होता है, एक निरूपण होता है। ठीक है, रूपण का मतलब चित्रकारी करना, निरूपण का मतलब और बढ़िया से मतलब चित्रकारी ना करना, ऐसे ही छाप देना। ठीक है, माने बनाना नहीं है, छापना है। ठीक है, कहते हैं ना उसका निरूपण किया, वो होता है। निवारण, निवारण का मतलब है कोई समस्या है उसका समाधान करना, ये होता है। ठीक है, नियुक्त, अब इसमें वारण तो मूल शब्द है, नि उपसर्ग है, निवारण हो गया। नि उपसर्ग है, युक्त मूल शब्द है, नियुक्त हो गया। पात मूल शब्द है, नि उपसर्ग है, निपात हो गया। नि उपसर्ग है, यम मूल शब्द है, नियम हो गया। ठीक है, कुछ कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि ये बताओ इसमें मूल शब्द कौन सा है, तब भी वहाँ कन्फ्यूजन होती है। तो याद रखिएगा इस प्रकार से होता है। ये भी, इसमें भी आप कहोगे कि ये तो मूल शब्द ही है, इसमें नी कहाँ है, तो सब में नी, निरूपण, निवारण, नियुक्त, निपात, नियम, सब में उपसर्ग ऐड है। ठीक है, अब आ जाइए 15वां उपसर्ग है हमारा परा। परा बहुत सरल है, देखते ही आप टिक लगा दोगे। परा का मतलब होता है पा हो, रे पे आ का मात्रा हो। ठीक है, उसके आगे जो भी हो उस पे लग जाएगा वो। जैसे अब एक तो पराजय होता है, एक परामर्श हो गया सलाह, एक पराभव हो गया, एक पराक्रम हो गया, एक पराभूत है, परास्त है। ऐसे शब्द पूछे जाते हैं जिसे समझ ना पाओ। यहाँ अस्त है, क्या है यहाँ, अस्त जो है वो मूल शब्द है और परा जो है ये उपसर्ग है। ठीक है, ऐसे शब्द पूछे जाते हैं जो एक में मिक्स हो, अलग ना हो, तो उसे देख करके कोई समझ ही नहीं पाता इसमें उपसर्ग प्रत्यय है कि नहीं है। ठीक है, तो ऐसे शब्द पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। ये जहां जहां परा 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 मिलेगा, इस प्रकार से आ का डंडा लगा हुआ रे पे, वो क्या होगा, कौन सा उपसर्ग उसमें होगा, परा उपसर्ग होगा। 16वां उपसर्ग है हमारा परि। परि, परि का अर्थ ही होता है चारों ओर या आवरण या घेरा। परि का मतलब यही होता है, परि का मतलब होता है चारों ओर, आवरण या घेरा। ठीक है, अब देखिए जैसे परीक्षा, अब इसमें परीक्षा में परि प्लस इक्षा होगा, परि प्लस इक्षा होगा, यानी कि इसमें छोटी ई की मात्रा होगी रे पे, और यहाँ इच्छा भी है। ये देखिए मैं इसको बता देती हूँ कैसे, परि प्लस इक्षा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से रहेगा, लेकिन जब इसको ऐड किया जाएगा तब ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा सारा का सारा, और ये हो जाएगा परीक्षा। इस प्रकार से ये ऐसे बन जाएगा, परीक्षा हो जाएगा। ठीक है, तो ये है, आपने देख लिया। इस पे जो परीक्षा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसलिए मैंने इसको रख लिया है। उसके बाद है परिष्कार। अब यहाँ परिष्कार में आप कहोगे मैम ये तो यहाँ आ गया, ये आया तो है पर नी के साथ नहीं आया है, निस के साथ, मतलब नी के साथ नहीं, आगे नी नहीं है। ठीक है, अब इसको मैं संधि विच्छेद करके दिखा देती हूँ। ये होता है परि ही, विसर्ग लग जाएगा, प्लस कार, परि ही प्लस कार। अब यहाँ जो ये विसर्ग है ना, इसी विसर्ग का कै की वजह से यही वाला नियम रहेगा, कै की वजह से इस विसर्ग का सै बनना है, तो ये षटकोण वाला सै बन जाएगा और इस प्रकार से परिष्कार लिखा जाएगा। ये मैं लिख के बता देती हूँ, परिष्कार, परिष्कार षटकोण वाला सै। ठीक है, इस जो विसर्ग का छोटा सै बनता है जब हम उसको ऐड करते हैं, है ना, जब हम प्लस करते हैं, संधि करते हैं, तब जो विसर्ग है इसका छोटा सै बन जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम अब देखना है सामने क्या है, वही वाला पहले वाला नियम है ना, तो पहले सामने ये यहाँ पर कार है तो इसकी वजह से ये षटकोण वाला बन जाएगा, इसलिए ऐसे बना है। अब ज़्यादा नहीं बताऊंगी, बहुत टाइम हो जाता है। ठीक है, अब चलिए दूसरे पे आ जाते हैं। तो इस प्रकार परीक्षा, परिष्कार, पर्यटन, परिधि, परिपक्व, बहुत सारे शब्द हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो आते ही रहते हैं परीक्षाओं में। ठीक है, अब आगे आगे 17वां उपसर्ग है हमारा प्रय। केवल प्रय, आधा पै और प्रय। ठीक है, ये देखिए इसका अर्थ होता है अधिक या आगे। कैसे, जैसे कहते हैं प्रयत्न, प्रयत्न का मतलब
कोशिश करते रहना, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते रहना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, उसके बाद हो गया सिद्धि, इसमें मूल शब्द है। अभी ऐसे शब्द पूछे जाते हैं, देख लीजिए। सिद्धि इसमें मूल शब्द है और प्र उपसर्ग लगा दिया गया तो ये हो गया प्रसिद्धि। ठीक है, प्रसिद्धि, किसी चीज को प्राप्त कर लेना ही सिद्धि होता है, और वो सिद्धि जो है वो मूल शब्द है, उसी में प्र उपसर्ग लगा दिया तो हो गया प्रसिद्धि। ठीक है ना। अब प्रसिद्धि का उल्टा, ये प्रसिद्धि जो है ये उल्टा हो गया। कहते हैं बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर ली, प्रसिद्धि का मतलब यश, ठीक है, कीर्ति, वो हो जाता है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा है प्रस्ताव। ये तो समझ में ऐसे ही आ रहा होगा। प्राध्यापक, इसमें प्र उपसर्ग लगा हुआ है। देखिए ऐसे ऐसे शब्द पूछता है। ये प्रस्थान है, ये तो समझ में आ रहा है। अब चलिए अगला उपसर्ग है प्रति। कौन सा? प्रति। इसका अर्थ होता है विरुद्ध या सामने। कहते हैं ना प्रतिद्वंदी है हमारा प्रतिद्वंदी है। ठीक है ना। तो प्रति जो उपसर्ग होता है वो अपोजिट के लिए लगता है या फिर सामने। ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पर प्रति प्लस अक्ष बराबर प्रत्यक्ष, ये इसका प्रति उपसर्ग लगा हुआ है इसमें। कैसे? प्रति प्लस अक्ष बराबर प्रत्यक्ष, ये हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, हर परीक्षा में ये पूछा जाता है, प्रत्यक्ष। ठीक है। प्रत्यावेदन ऐसा ही होगा। प्रति प्लस आवेदन, प्रति प्लस अर्पण, प्रति प्लस ध्वनि, प्रति प्लस इष्ठा। इष्ठा क्रिया है, इसमें क्रिया है, इसको मैं बता देती हूँ। इसमें है क्रिया। प्रति प्लस इष्ठा, ये आधा स और था पर आ का मात्रा, लेकिन जब हम इसको लगाएंगे, एक में जोड़ेंगे, तब ये हो जाएगा प्रतिष्ठा। समझ में आया? अब इसमें बताइए कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? प्रति उपसर्ग जुड़ा हुआ है। एक धातु के साथ मिलकर के ये बना हुआ है। धातु इसमें मूल शब्द है, मूल धातु है इसमें, और प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। इस प्रकार से ये बना है प्रतिष्ठा। अब आ जाइए अगले पर, बी उपसर्ग। बी उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? विशिष्ट या अलग या भिन्न। ठीक है। तो ये जैसे लिखा है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट, ये जितने इंपॉर्टेंट शब्द थे ना वो सारे मैंने इसमें लिख रखे हैं। विज्ञ। अब आप कहोगे इसमें मूल क्या है, उपसर्ग क्या है मैम, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए बी जो है ये उपसर्ग है, और बी का मतलब बी तो उपसर्ग हो गया, और ज्ञा जो है ये ज्ञा का मतलब ज्ञाता होता है। ज्ञा का मतलब ज्ञाता होता है। तो विज्ञ का मतलब होता है विज्ञान का ज्ञाता। ठीक है। विज्ञ का मतलब बहुत बड़ा ज्ञाता। ठीक है। और फिर है विशिष्ट। विशिष्ट आप समझ ही रहे होंगे। शिष्ट माने होता है शिष्टाचारी व्यक्ति, सदाचारी व्यक्ति, और बी उपसर्ग लग गया, हो गया विशिष्ट, यानी कि बहुत स्पेशल, स्पेशल जिसे कहते हैं। ठीक है, स्पेशल। अब है विख्यात। इसमें ख्याति जो है, ख्याति मूल शब्द है, और बी उपसर्ग लग गया तो क्या हो गया? विख्यात। ख्याति का मतलब होता है कीर्ति। ठीक है, ख्याति माने कीर्ति, लेकिन उसमें बी लगा दिया तो हो गया विख्यात, यानी प्रसिद्ध, दूर भर में प्रसिद्ध, है ना। तो ये हो गया। अब देखिए इसको समझ नहीं पाएंगे कि इसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है, मूल क्या है, उपसर्ग क्या है, नहीं समझ में आएगा। ऐसे ऐसे शब्द पूछे जाते हैं, सब मैंने इंपॉर्टेंट छाट के यहाँ पे रखे हैं। ये हो गया विज्ञान। ज्ञान इसमें मूल है, बी उपसर्ग है विज्ञान। बी उपसर्ग है पक्ष, मूल शब्द है विपक्ष। ठीक है। तो ये अपोजिटिविटी इसमें दिखाता है, अपोजिटिविटी। अब आ जाइए यहाँ पर सम उपसर्ग। 20वां उपसर्ग है हमारा सम। सम का मतलब होता है पूर्णता या साथ। सम का अर्थ होता है पूर्णता या साथ। ये देखिए सम्मान लिखा हुआ है। अब ये उपसर्ग आना चाहिए इसमें। इसमें ये उपसर्ग कहाँ है ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको बनाकर, एक बता देती हूँ, बाकी आप समझ जाइएगा। इसमें है सम उपसर्ग। तो सम, ये सम प्लस मान, सम प्लस मान क्या होगा ये? यहाँ देखिए आधा मैं है, यहाँ पूरा मैं है। ठीक है। अब दोनों मिलेंगे तो आधा का आधा तो आधा ही रहेगा, और पूरा पूरा हो जाएगा, तो होगा क्या? सम्मान, इस प्रकार से। ठीक है। ये बहुत सिंपल है, सबके समझ में आ जाता है। सम्मेलन हो गया, सम्मति हो गया, सम्मुख हो गया, समुचित हो गया, सब सरल सरल है। ये थोड़ा हार्ड पड़ेगा आपको।
आप कहोगे कि इसमें आधा मैं तो है ही नहीं, है ना, इसमें तो सम्मुख लिखा हुआ है, समुचित लिखा हुआ है, तो समुचित में तो आधा मैं नहीं है। मैं बताती हूँ आपको कैसे है, ये देखिए कैसे है, मैं बता रही हूँ आपको। देखिए लिखा है, मात्रा देखनी है हमें, यहाँ छोटा ऊ का मात्रा लगा हुआ है, तो देखिए सम मैंने लिख दिया। अब छोटा ऊ का मात्रा है तो हम छोटा ऊ लिखेंगे और फिर यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। क्या हो गया, ये सम प्लस उचित, सम प्लस उचित हो गया। ठीक है, तो ये अब समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पर छोटा ऊ का मात्रा है और यहाँ आधा मैं है, तो हम क्या करेंगे, इस हलंत को हटाएंगे, छोटा ऊ का मात्रा यहाँ लगाएंगे क्योंकि हमें यही तो ऐड करना है। अब मैं को जब हम ऊ में बदलेंगे तो ऊ तो लिखा नहीं जाएगा, इसका यही मात्रा इसमें लगा दिया जाएगा और ये यहाँ से हट जाएगा। इस प्रकार से ये हो जाएगा समुचित, ये वाला शब्द आ रहा है समझ में, देख रहे हैं ना। तो इस प्रकार से ये समुचित बन जाएगा। तो इस समुचित शब्द में क्या है, सम उपसर्ग है। ऐसे ऐसे शब्द पूछे जाते हैं जिसे समझ ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो वही छांट के मैंने यहाँ लिखा है। एक होता है इस प्रकार से सम बिंदी वाला। तो देखिए बिंदी वाला कहाँ लगता है ये बता दूं मैं आपको। बिंदी वाला सम हमेशा जो अंक की मात्रा होती है, जब मैंने व्यंजन पढ़ाया था तो वहां पर मैंने बताया था कि जो वर्गों का 5वां वर्ण होता है वो अनुनासिक होता है, बिंदु के रूप में अनुस्वार होता है, बिंदु के रूप में होता है, कहीं भी उसका वहां प्रयोग होता है। लेकिन जब वर्गों के साथ होगा तो जो वर्गों का 5वां वर्ण होता है वो हो जाएगा। लेकिन यदि अंतस्थ व्यंजन के साथ होगा, उस व्यंजन के साथ होगा, तब उसका मैं नहीं होगा, उसका वर्गों का 5वां नहीं होगा, उसका अनुस्वार ही रहेगा। किसमें लगेगा, किसके पहले होगा, जब अंतस्थ या उस्म के पहले। ठीक है, वही प्रक्रिया यहाँ पर, वही नियम यहाँ पर लागू होगा, याद रखिएगा। तो अब आ जाइए, अब इसको समझ ही लेते हैं। सम का मतलब अच्छा होता है, सम का अर्थ होता है अच्छा। अब यहाँ लिखा है संयोग। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, संयोग। तो यहाँ कैसे हम इसको कैसे यूज करेंगे, यहाँ हम इसको ऐसे यूज करेंगे। लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, हम ऐसे, लेकिन जब हम इसको योग करेंगे तब कैसे, हाँ सॉरी यही है, तब कैसे होगा, तब इसका बिंदु हो जाएगा और इस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए जैसे बिंदु लिखा है तो उपसर्ग, क्या कौन सा उपसर्ग है, ये सम उपसर्ग है। लेकिन जब हम अंतस्थ के साथ या फिर उस्म के साथ इसका प्रयोग करेंगे, इसको संधि करेंगे इसका, तब वह बिंदु के रूप में ही प्रयोग होगा। तो वही चीज है यहाँ पर, यहाँ वही नियम लागू हो रहा है। तो ये सारा का सारा ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए, सारा का सारा बहुत, संयोग हो गया, संयम हो गया, संपत्ति हो गई, संकल्प हो गया, संग्राम हो गया, इसमें सब में सम उपसर्ग लगा हुआ है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि सब में, चाहे वो बिंदी के रूप में हो, चाहे आधा मैं के रूप में हो, वहाँ सम उपसर्ग ही लगा हुआ है। यानी कि ये जो बिंदी होती है ये सम उपसर्ग की होती है। इसको कैसे करते हैं, ये क्या होता है, इसका मूल रूप सम होता है, ऐसे आधा अर्ध व्यंजन के रूप में मैं का सम उपसर्ग लगा। ये भी सब जो है ये सम उपसर्ग होते हैं, याद रखिएगा। अब आ जाइए लास्ट में, सु का मतलब अच्छा होता है। सु शब्द जो है, सु उपसर्ग जो है अच्छे के लिए लगाया जाता है। जैसे सुपुत्र हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ लिखा है स्वच्छ, ये थोड़ा सा मैं इसको समझा देती हूँ। स्वच्छ लिखा हो, स्वच्छ लिखा हो, स्वच्छ नहीं है, स्वच्छ है, स्वच्छ लिखा हुआ है। अब ये कैसे बना है बताइए, सु उपसर्ग इसमें कहाँ लिखा हुआ है, तो मैं बताती हूँ आपको। यहाँ लिखा है स्व। अब जो यहाँ सु उपसर्ग है और इसका मैं बता देती हूँ आपको कैसे होगा। देखिए यहाँ पर सु है, अब इसको हम निकाल लेंगे। ऊ को जैसे ही निकालोगे, संधि पढ़ेंगे तब उसमें समझ में आएगा। जैसे ही ऊ मात्रा को निकालोगे, किसी भी व्यंजन में से कोई भी मात्रा निकालोगे तो वह व्यंजन आधा हो जाएगा। ठीक है, अब हमें प्लस किसको किसको करना है, हमें करना है ऊ को और आ को। तो ऊ और आ को मिलाएंगे तो ऊ का बनेगा वा, ऊ का क्या बनेगा, वा बनेगा। और आ को इसमें मिला देंगे तो ये पूरा वा बन जाएगा और यहाँ से गायब हो गया। अब इसमें हलंत लग गई, ठीक है। और
इसका ऊ का और ए का क्या बन गया, वा बन गया। अब बचा क्या, आधा च और छ और आधा से। अब देखिए आधा से मैंने लिख दिया और जो वा बना था ऊ और आ से वो लिख दिया, वा हो गया और आधा च और छ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्वच्छ हो गया, स्वच्छ हो गया, स्वच्छ। अब आया समझ में? तो इस पे अब आपको समझ में आया होगा कि इस पर कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, सु उपसर्ग लगा हुआ है। किस कौन से का है उपसर्ग का कौन सा प्रकार है, तत्सम प्रकार है और संस्कृत का उपसर्ग है। ठीक है, तो ये मैंने बहुत कोशिश की है। इसी प्रकार ये स्वागत है। ठीक है, स्वागत में भी ऐसे ही नियम लागू होगा। सुपुत्र यहाँ सही सही लिखा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ भी दूर मूल शब्द है, सु उपसर्ग है, सुदूर हो गया। यहाँ स्वरूप जो यहाँ का नियम बताया मैंने वही नियम यहाँ लागू होगा। तो ऐसे ऐसे शब्द, ये इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, कैसा लगा मेरा पढ़ाना समझाना? मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँ। जो इम्पोर्टेंट था वो भी मैंने आपको बता दिया है। और यदि इसमें पढ़ाने में कहीं कोई गलती हो गई है, कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है, या फिर मेरे समझाने में कुछ गलत हो गया है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट जरूर कीजिए, देख करके एक किनारे रख देने से फ़ायदा नहीं होता है। यदि आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, या मेरा नंबर स्क्रीन पे होता है, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। जो कोई भी हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे वीडियो को खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ऐसे लोगों तक पहुंचाइए जिनको इसकी ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।